नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी को लेकर देखिए लगातार जो है चुनावी मैदान में सभी पार्टियां उतर चुकी हैं। लेकिन आज देखिए चुनाव आयोग ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि कब चुनाव होना है, यानी कि 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को इसके नतीजे आने हैं। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, नाजिया इलाही मौजूद है जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, लेकिन काफ़ी प्रखर प्रवक्ता हैं और खुलकर बोलती हैं। और उन्हें देखिए बीजेपी के तरफ से जो है कई विधानसभा में प्रचार का भी जो है दिया गया है, आदेश दिया गया है, प्रचार करने के लिए जाएंगी। लेकिन जो चुनाव आयोग द्वारा आज जो घोषणा की गई है इसको लेकर भी जानते हैं। देखिए नाजिया जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी चुनाव की। अभी तक देखिए सभी चुनाव को लेकर जो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जमीन पर उतरी हुई हैं, फ्री की योजनाएं लागू की जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। लगातार जो है योजनाओं का जो है दौर चल रहा है। तो क्या ये फ्री की योजनाएं जो है इस पर मुहर लगेगी या फिर प्रगतिशील मतलब दिल्ली बने, इस पर जो वोट पड़ेंगे, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो संगीता जी, आपको, आपके कैमरामैन को और सुदर्शन के देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हर हर महादेव। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खटाखट 1 लाख रुपए की भी घोषणा आई थी, 8,500 रुपये महीना। सबको मैं ये बता दूं कि ये जो सजेशन है ये कांग्रेस को और इंडी अलायंस को पाकिस्तान से आया था, बिलावल भुट्टो की तरफ से आया था, क्योंकि कभी बेनज़ीर भुट्टो ने भी के मृत्यु के बाद भी ये घोषणा की गई थी वहाँ पर, और उसी तरीके से ये हुआ। अब बात आती है कि डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट जो उत्तर प्रदेश में है, तो जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राज है, जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना खूबसूरत है, जहाँ पर बेटियों की सुरक्षा इतनी खूबसूरत है, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने खूबसूरत हो रहे हैं, जनता, दिल्ली की जनता उसको देखेगी या फिर एक चोर, बेईमान, घोटालाबाज और शराब के घोटाले में जुक्त और शराब पीने में मुक्त ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा चुनेगी। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको कि आतिशी अफजल गुरु की रिश्तेदार, अच्छा, आतिशी वो हैं जिनकी अम्मी जान अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए राष्ट्रपति के घर जाया करती थी और सर्वोच्च न्यायपालिका जाया करती थी कि इसको फांसी नहीं दिया जाए। तो अब जानना ये है कि वो कौन सी जनता है जो अफजल गुरु की रिश्तेदार है, जो आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी। मैं तीसरी बात आपको बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगी कि जो कट्टर हिंदू हैं यहाँ के, दिल्ली के, और जो सभ्य समाज से आते हैं, जिनको इकोनॉमी की सूझबूझ है, जिनको जियोपॉलिटिक्स की सूझबूझ है, वो दोबारा कभी भी आम आदमी पार्टी को, आतिशी को या अरविंद केजरीवाल को पसंद कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दोबारा नहीं, ये तीसरा टर्म है। देखिए 2 बार से लगातार जो है आम आदमी पार्टी की ही सरकार है दिल्ली में। पहली बार 2013 में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, जो कि कांग्रेस के जी। उसके बाद फिर से देखिए कांग्रेस एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को 2020 में काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी ने निभाई। लेकिन वही देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को भी 24% वोट मिला है दिल्ली विधानसभा में। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि उसका खाता खुले। कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जमीन तलाश रही है दिल्ली विधानसभा में। और वहीं देखिए बीजेपी चाह रही है कि जो बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, अब बीजेपी यह भी चाह रही है कि अब दिल्ली में भी इसकी जगह मिले। दिल्ली वासियों को तय करना होगा, अफजल गुरु के लोगों को उनको वोट करना है, आम आदमी पार्टी को, या कांग्रेस अकबर और बाबर के मज़ार को पर सजदा करने वाले को वोट करना है, या मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी रज़ाकार फ़ौज के आखिरी सिपहसालार को वोट करना है, जो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के फ़लस्तीन के जय जयकार करते हैं। तो ये दिल्ली की जनता को अब तय करना पड़ेगा। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तीसरी बार जी, ठीक है। तो क्या यमुना जी टूरिस्ट एरिया बन गए? क्या यमुना जी साफ हो गई? अब तो झाग नहीं दिखते ना यमुना नदी में, बिल्कुल नहीं दिखते ना, बड़ा साफ सुथरा। अभी जिस पार्क में ये इंटरव्यू चल रहा है, जनता देख रही है कि क्या हाल है, जनता समझ रही है कि क्या हाल है। जनता को समझ में आ रहा है कि एक हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अन्ना हजारे के कलेजे पर दाल मूंगने वाला अरविंद केजरीवाल
अन्ना हजारे को धोखा देने वाला अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ करके अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने वाला केजरीवाल, अन्ना हजारे को झूठ बोल करके अपने आप को मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठाने वाला केजरीवाल, ये वही केजरीवाल है जो कभी अपने बच्चों के कसम खाया करता था कि कभी वीआईपी तो नहीं होगा। ये वही केजरीवाल है जो जनता को ये एहसास दिलाया करता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है, और केजरीवाल को जब कुछ सालों के बाद देखा गया तो भ्रष्टाचार करने का गुरु पाया गया। देखिए अरविंद केजरीवाल तो कहती है कि दिल्ली की जो जनता है वो उसके साथ है, क्योंकि वो जनता के साथ खड़ी है, वो जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। कई सारी योजनाएं, पहले भी बस में महिलाओं को फ्री कर दिया गया, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, अभी भी कई सारी योजनाएं जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई गई है। जैसे कि आप देखिए कि 2100 महिला सम्मान योजना, 18,000 वो ग्रंथियों और पुजारियों को देंगे। तो जनता तो आम आदमी पार्टी के साथ है, ऐसा ही कहना है आम आदमी पार्टी का। पर 2100 की योजना जो आई है उसको तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खुद ही कहा है कि ये गलत है, इसको कोई ना माने। और अच्छा। उन्होंने अपने सरकारी दस्तावेज पर लिख करके कहा है, हाँ दिल्ली की जनता उनके साथ है, पर वो जनता है जिसको अमानतुल्लाह ने घुसाया है घुसपैठिया बनाकर। दिल्ली की जनता तो उनके साथ है, यानी जो कि आप कहना चाह रहे आई है, जो अफगान से आई यानी है, कि जो आप कहना तालिबान चाह से रहे आई है, जो बांग्लादेश से आई है, वो जनता तो है। यानी कि आप मैं कहना अरविंद चाह रही हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का दिल्ली में भी जब चुनाव होगा उसमें एंट्री हो चुका मैं है। एक बात सुदर्शन पर जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि सुदर्शन एक ऐसा चैनल है जहां से हिंदुत्व का जोश आता है देखने के बाद। मैं अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंखें डाल करके उसको चेतावनी दे रही हूँ और उसको चैलेंज दे रही हूँ कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली में जितने भी मस्जिद हैं उसके मौलाना और इमाम का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? क्या वो बांग्लादेश से नहीं आए हैं? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने में दिल्ली के कई बांग्लादेशी इमाम जो यहाँ के इमाम बन करके बैठे हैं, क्या वो नहीं घुसा रहे हैं? क्या वो दिल्ली के कई नेताओं से और कई विधायक से उनका संपर्क नहीं है? क्या वो आधार कार्ड नहीं बनवा कर दे रहे हैं? क्या वो यहाँ का राशन कार्ड नहीं बनवा कर दे रहे हैं? लेकिन इंक्वायरी हो जाए। लेकिन ये चीज़ें तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो ये क्या बोलते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं, ये जो देश में एंट्री कर रहे हैं, देश में तो सरकार जब बीजेपी की है और बीएसएफ जो सीमा पर खड़ी है वो बीजेपी की ही है, तो फिर बहुत खूबसूरत सवाल संगीता जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर बीएसएफ ये काम कर रही है तो फिर अरविंद केजरीवाल अब तक सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों नहीं गया अमित शाह जी के खिलाफ? अब तक आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सस्ती लोकप्रियता मिलती है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप न्यूज़ चैनल पर बने रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप अपने आप को टीआरपी और हाईलाइट करवाते हैं। लेकिन जनता को सुरक्षित अगर करना है बांग्लादेशी घुसपैठियाओं से, पाकिस्तानी घुसपैठियाओं से, रजाकारी घुसपैठियाओं से, तालिबानी घुसपैठियाओं से, तो आपको तो न्यायपालिका जाना पड़ेगा। और विपक्षी दल में अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत मजबूत समझता है इंडिया अलायंस में, और अभी इस वक्त तो बड़ा हॉट पॉइंट है, इलेक्शन भी है, तो क्यों ना बीएसएफ के विरोध में, बीएसएफ के अगेंस्ट में सर्वोच्च न्यायपालिका जाया जाए। यही बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी ने भी कहा। मैं भी बोलने जा रही थी, ममता बनर्जी ने भी इस तरह के आरोप लगाए हुए हैं। मैंने उस पर भी कहा कि तो फिर सद्दाम सरदार साउथ कोलकाता के घर से सुरंग कैसे मिला और बांग्लादेश तक वो सुरंग पहुंचा हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है? कई ऐसे सुरंग हैं जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश के लिए बना हुआ है। इस तरह की घटनाएं, मामले पहले भी सामने आए हैं। जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जरूर जाते बीएसएफ के अगेंस्ट में न्यायपालिका, लेकिन जा नहीं रहे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए अमानतुल्लाह का तो अपना खुद का स्टेटमेंट था कि ये इंसान है, मुसलमान हैं, इसलिए हमने इनको एयर कूलर दिया है, हमने इनको चारपाई दिया है, हमने इनको रोटी बोटी दिया है। ये याद है ना? अच्छा, इस बीच में एक और सवाल है। आपको अमानतुल्लाह तो एनवेलप में पैसा भी देता था बांग्लादेशी घुसपैठियों, लेकिन ये आरोप तो बीजेपी पर लग रही है कि एनवेलप में पैसा दिया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं। किसको? जैसे कि लगातार देखिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, प्रवेश वर्मा पर आरोप लगा रही थी कि जो बीजेपी है वो पैसे बांट रही है, वोटर्स को खरीदने का काम कर रही है। इसके पहले देखिए यह भी आरोप लग रहे थे कि वोटर लिस्ट से नाम कट रहा था, लेकिन आज देखिए चुनाव आयोग की जो प्रेस वार्ता हुई उसमें चुनाव आयोग ने साफ कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए देश के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, चुनाव आयोग ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई भी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़
छेड़छाड़ या फिर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। और देखिए, देश के लिए, जो जनता के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। और वहीं अगर नेताओं की बात करें तो नेताओं के लिए सर्वोपरि होता है चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग ऐसा कह दिए, लेकिन ये बार बार ईवीएम का रोना क्यों रोते हैं? प्रियंका वाड्रा जीती तब तो ईवीएम पर नहीं रोए थे। पश्चिम बंगाल में ममता जीतती है तब तो ईवीएम पे नहीं रोती है। झारखंड में शिबू सोरेन जीता तब तो ईवीएम पे नहीं रोया गया। राहुल गांधी जीता तो ईवीएम पे नहीं रोया गया। अब कल को अरविंद केजरीवाल फिर से जीत जाएगा तो ईवीएम पे नहीं ठेकरा फोड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो बोला जाएगा ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। अरे अगर ईवीएम में कुछ भी होता तो इलेक्शन कमीशन उस पर ज़रूर प्रक्रिया, उस पर कुछ ना कुछ काम करता। मुझे याद है राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट था जो उन्होंने जनता के दरबार में दिया था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो उन्होंने कहा था कि बैलेट बॉक्स में घोटाला हुआ है तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अदरवाइज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो इनके हिसाब से जब जब ये हारते हैं तब तब ईवीएम भी खराब हो जाता है, बैलेट बॉक्स भी खराब हो जाता है, ठप्पा वाला भी खराब हो जाता है। शायद लोग मुंह से अगर बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी तो कहेंगे इसका मुंह भी खराब हो चुका है, इसके वोकल में भी ना कुछ डाल दिया गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बोला जा रहा है। आपको किस किस विधानसभा से चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी इस बार उतार रही है? नहीं, मैं तो मुस्लिम एरिया में ही प्रचार करूंगी। शाहीन बाग में मैं करना चाह रही हूँ। मैं जितना भी जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, ओखला है, और शाहीन बाग में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि कुछ लिब्रांडो की फौज है जी, कुछ लिब्रांडो की फौज है और कुछ डी ग्रुप की और अडल्ट मूवी की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मुसलमान से शादी करने के बाद अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान मान लिया है। तो उनको बताना चाहती हूँ कि मुसलमान होता कौन है और अल कुरान मानने वाला मुसलमान कौन होता है। कोई ढास्कर है, कोई भास्कर है, कोई घासकर है, कोई घासलेट है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मोहम्मद से, इससे उससे शादी करने के बाद अपने आप को भी मोहम्मद की बीवी समझने लगी है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी औकात याद दिलाई जाए, उनको समझाया जाए। ऐसे नाम अगर बताना चाहें तो? नहीं, मैं तो डायरेक्ट बोल रही हूँ, स्वरा भास्कर के लिए बात कर रही हूँ मैं। ऐसी बहुत सारी हैं, सना खान के लिए बात कर रही हूँ। कल तक बिकिनी में उछल कूद कर रही थी और आज हिजाब पहन करके बहुत बड़ी मुसलमान हो गई है। मैं उर्मिला मातोंडकर के बारे में बात कर रही हूँ। मुसलमान से शादी की थी उर्मिला मातोंडकर, कांग्रेस से इलेक्शन भी लड़ी थी उर्मिला मातोंडकर, दे दिया तलाक। आ गया बात समझ में कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लाम से सामना हो रहा है सबका धीरे धीरे। आप खुद मुसलमान हैं, फिर जाकर इस तरह से मतलब इस्लाम को लेकर आप हमेशा नहीं, मतलब मैं मुसलमान हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हो रही बुराइयों को छुपाना स्टार्ट कर दूँ क्या? जी, मैं क्या बहुत बुरी इंसान बन जाऊँ क्या? जी, आज अगर मेरे घर में कोई बुरा है तो मैं तो पहले अवेयर करूंगी ना कि संगीता जी आप मेरे घर डिनर पे आ रही हैं, इनसे बात मत कीजिएगा, इनका मिजाज खराब है। जी, जी। इनके बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मस्जिद के अंदर रेप हो रहा है, मज़ार के अंदर न्यूड फोटोशूट हो रहा है, मदरसे के अंदर जाली नोट की छपाई हो रही है, तो ये तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इस्लाम को खूबसूरत बना पाऊंगी, तभी तो मैं अमने रसूल को ला पाऊंगी। तो ऐसे ऐसे झांसकर बहुत सारी है जिसको समझाना है, इसलिए मैं शाहीन बाग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जी, आखिरी सवाल मेरा होगा आज चुनाव को लेकर ही, जो है जैसा कि चुनाव आयोग के राजीव कुमार जो है उन्होंने साफ कहा है कि भाषा की मर्यादा और जो स्तर है, जब चुनाव प्रचार के लिए आप जा रहे हैं, कोई भी नेता जा रहे हैं, तो उनकी जो मर्यादा है, मर्यादा में रहें, अस्तर ना गिराए। क्या लगता है आपको कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन गिरा रहा है? नहीं, मर्यादा का उल्लंघन तो असदुद्दीन अवैसी करता है। मर्यादा का उल्लंघन जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी करती है। मर्यादा दिल्ली में कौन कर रहा है? आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस करते हैं, आम आदमी पार्टी का भी, मैंने आतिशी की भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं, और खास करके असदुद्दीन अवैसी। लेकिन आप देख रहे होंगे, विदुड़ी जी का बयान देख रहे होंगे, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि इस तरह से उनका कहना, उनका बयान सही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर जो बयान दिया था, उसके बाद आतिशी को लेकर भी कहा था। नहीं, आप पहले तो तय कर लीजिए कि वो प्रियंका गांधी हैं या प्रियंका वाड्रा है। अगर वो प्रियंका गांधी वाड्रा है तो फिर सोनिया एंटोनियो गांधी हैं। उधर आप लोग कर देते हैं सोनिया गांधी, इधर कर देते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्रिस्टल क्लियर बात किया कीजिए।
मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मर्यादा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर नेताओं की अपनी एक गरिमा होती है और वो गरिमा को बचाने के लिए शब्दावली का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, शब्दावली को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस हिसाब से प्रियंका वाड्रा ने हिजाब पर बिकिनी बोल दिया था, जो ज़रूरत नहीं थी बोलने की, हिजाब का अगर मुद्दा उठा था तो वो नॉर्मल बातें भी कर सकती थी। इसके अलावा राहुल गांधी तो कभी सोना से आलू से सोना निकालते हैं, कभी चांद पे ज़मीन खरीदते हैं, कभी आटा लीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा दिल्ली में, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी? नहीं, इस बार मुकाबला बड़ा पुरजोर होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए सारे ग्राफ को कि कांग्रेस भी अच्छे परसेंटेज पर लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में अपना काम की है, तो उससे उसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लोकसभा इलेक्शन आता है तो दोस्ती कर लेते हैं, विधानसभा आता है तो कुश्ती कर लेते हैं। तो ये अब देखना है कि दोस्ती में कुश्ती कैसी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे नाज़िया इलाही हमारे साथ थी, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वो खुद भी जो है चुनाव प्रचार में बीजेपी की तरफ से उतर रही है, जहां की सबसे ज़्यादा फोकस जो है उनका शाहीन बाग पर रहेगा। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं संगीता झा, दिल्ली।